मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है स्टेटमेंट सम, 100% आपको फाइनल एग्जाम में आना ही आना है और ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। मे बी 3 मार्क्स का हो बट ज्यादा चांस है इसको लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो नो कॉम्प्रोमाइज विद वर्ड प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में मैं हर एक वैरायटी की वर्ड प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल 33 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं एंड ऑल स्टेटमेंट सम, ऑल वर्ड प्रॉब्लम। बहुत से बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, सर ये एज वाला क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, सर ये कैसे करेंगे। हर वैरायटी का क्वेश्चन रखा हुआ मैंने, एज वाला, डिजिट वाला, डायमेंशंस वाला, ठीक है, एवरीथिंग। तो ये 33 क्वेश्चंस आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं और फाइनल के लिए बस आपको इतनी ही वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेनी है, इतनी ही वर्ड प्रॉब्लम को परफेक्ट करना है। अगर ये 33 आपकी परफेक्ट हो जाती है और आपको लगता है अब मुझे और भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। उसमें भी आपको हर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक या दो वर्ड प्रॉब्लम मिल ही जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट, मेरे साथ ये 33 वर्ड प्रॉब्लम अपनी नोटबुक पे इनको प्रैक्टिस कर लो। मेरे बच्चे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का आपका फाइनल में रहेगा। ऑलरेडी मैं वेटेज यहाँ हर चैप्टर की आपको बताता ही हूँ। ये लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था फाइनल, उसमें है ये चैप्टर की वेटेज है। लीनियर आपका 6 मार्क्स का है। लीनियर आज इसका लास्ट लेक्चर है, बाकी मैंने सब इसका करवा दिया आपको। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन ग्राफ मेथड, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, सब कंटेंट मैंने यहाँ पे लीनियर का आपको करवा दिया, ठीक है। तो आज जो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो स्टेटमेंट दी है वहां से लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है मैं आपको वो बना के सिंप्लीफाई करके दे दूंगा, राइट। आगे आपका काम है उसको सॉल्व करना, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में मेंशन रेयरली होता है कि आप इस मेथड से करो। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी जानते हैं और ग्राफ मेथड भी जानते हैं क्योंकि आपको सिखा दिया गया है। तो आपका काम है अभी लीनियर इक्वेशन बनती कैसे वो सीख लो। फिर जितने भी पेयर मैं यहां बनाऊंगा 33, आप उनको प्लीज कंप्लीट सॉल्व जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर निकालिएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये हैं सारे टॉपिक्स जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। ये लास्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम हमारा आने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए गए हैं। यू कैन सी हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने करवाया। जितना कंटेंट मैं आपको दे चुका हूँ हर एक चैप्टर का, अगर आप उतना ही परफेक्ट कर लेते हैं तो आई एम डेड श्योर कि आप मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो। सो हर एक चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो आज है लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है, काफी इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान से इनको समझना है और समझ के स्टेटमेंट जो है उससे इक्वेशन बनाना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एज वाला क्वेश्चन है। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है सर बिफोर एंड आफ्टर कैसे करना है मैनेज। तो देखिए यहां पर पहला तो काम यही होता है कि आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो। अब एगो का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 7 साल पहले की बात हो रही है। I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now. अब 3 years from now मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। I shall be 3 times as old as you will be. अब यहां पर इसने पूछा है isn't this interesting, represent this situation algebraically and graphically. आगे इसमें क्वेश्चन जो भी पूछा हो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि उसको सॉल्व करना है या सिर्फ इक्वेशंस बनाना या किस मेथड से करना है। अभी आज के लेक्चर में हमारा काम है इक्वेशंस बनाना, हमें सीखना है, वो आप सीखो ध्यान से। तो सबसे पहले जितने भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 99.9% जो क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको प्रेजेंट एज को लेट करना होता है। तो यहां पर भी जो सिचुएशन आपको दे रखी है, प्रेजेंट एज से वो एगो पीछे जा रहा है और प्रेजेंट एज से ही आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। अब ये है कौन है, एक आफ्ताब है और उसकी बेटी है। तो दोनों की आप प्रेजेंट एज लेट करें। पूरे 33 वर्ड प्रॉब्लम एक्स और वाई में चलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखें लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and present age of his daughter
बी वाई ईयर्स। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको एग्जाम में पूरा कंप्लीट लिखेंगे सेंटेंस। और आने वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो ये मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ लेट वेट वाला, ये आपको खुद ही लिखना है, क्योंकि इसमें मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं एक्स और वाई आपको बताता जाऊंगा क्या लेट किया है, देन यू कैन राइट बाय योर सेल्फ ऑन योर नोटबुक, उससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अब जो सिचुएशन दे रखी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे केस 1। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पूरा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आप लिखें, या फिर आप लिखें बिफोर या आफ्टर, ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप लिखें। आपको यहां पर इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है। 7 years ago, 7 साल पहले क्या हो रहा था? आई वॉज 7, यानी जो आफ्ताब है वो बोल रहा है आई वॉज 7। तो आपने यहां आफ्ताब की एज लिखनी है, और वो 7 years ago, उससे पहले की, 7 साल पहले की लिखनी है। तो आपको लिखना है x-7। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बिफोर 7 years। मैं वैसा भी आपको करके बता देता हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। केस 1 हमने यहां पर बात कर ली थी। देखो ऐसे लिखना आपको, बिफोर 7 years। ठीक है, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, तो ये हेडिंग भी आप देख सकते हो। अब बोलो 7 साल पहले क्या हुआ? आफ्ताब, आफ्ताब आज कितना है उसकी एज? x, तो 7 साल पहले कितनी होगी? x-7। बस ये जो इंग्लिश है उसका ऐसे बन गया, x-7, क्योंकि 7 साल पहले की बात हो रही है, इज इक्वल टू आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब 7 मल्टीप्लाई करना है किससे? उसकी बेटी की एज से। और जो बेटी की एज है, बेटी की जो एज है, बेटी की जो एज है वो भी 7 साल पहले की लेनी है, क्योंकि उसने बोल रहा है देन, देन मतलब जब उसकी बेटी जितने भी साल की थी, 7 टाइम्स था वो, तो बेटी की एज भी आपको 7 साल पहले की ही लेनी है। तो मेरे बच्चे यहां पर आ जाएगा y-7। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो इधर आ जाएगा x-7/49, उधर चला जाएगा 7, उधर चल जाएगा, प्लस का हो गया, तो x-7y इज इक्वल टू यहां से आ गया 42। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है, ध्यान से पढ़ो। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद क्या हो रहा है? बताइए 3 साल बाद क्या हो रहा है, बोलो। कह रहा है आई शेल बी 3 times, आई शेल बी 3 times, यानी आफ्ताब। तो आफ्ताब अभी x है, तो 3 साल बाद कितना होगा? x+3। तो ये आफ्ताब की एज 3 साल बाद। कह रहा है आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो अब बेटी की एज लिखनी है, डॉटर की एज लिखनी है 3 साल बाद की, दैट्स ऑल। यहां से इक्वेशन बनाना मेरे बच्चे। तो 3/3, 3 is 9, यहां पे 3 बाय आएगा, 3 उधर चला गया, 6 आ गया। अब इन दोनों पेयर को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले जरूर चेक कर लो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। ये हमेशा चेक करना है जब भी आप किसी पेयर को सॉल्व करो। कैसे चेक करना है ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज अ बैट, ठीक है, 3 bats and 6 balls for rupees 3900। later she buys another bat, एक ही बैट और लिया, 3 more balls of the same kind of rupees this, represent this situation algebraically and geometrically। अगर ऐसा लिखा है algebraically मतलब इक्वेशन बनानी है, ग्राफिकली मतलब फिर आपको इसका ग्राफ भी बनाना होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहां बात हो रही है बैट की और बॉल की, और उसकी कॉस्ट की भी बात हो रही है, टोटल कॉस्ट कितनी है। तो एक बैट और एक बॉल की आपको कॉस्ट लेट करनी है। अब पूरा इंग्लिश तुम खुद लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹y। अब तुम यहां पे डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 बैट्स तो 3x, एक बैट की कीमत अगर x रुपीज है तो 3 बैट्स की कितनी होगी? 3x प्लस 6 बॉल्स, तो यहां पे ये 6 बॉल्स की आ गई, और टोटल पैसा दिया उसने 3900। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, अनदर बैट, एक ही बैट लिया तो x रहेगा, यहां 1 into x, x रहेगा, और बॉल्स उसने 3 ली, तो इट इज 3y। तो अब उसको पैसा कितना देना पड़ रहा है? 1300, दैट्स ऑल। तो इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है। मैं फिर बोलता हूं, पेयर को जरूर चेक कर लो कि वो कैसी इक्वेशन दे रहा है, कैसी सॉल्यूशंस दे रहा है। नो इनफाइनाइट या फिर
यूनिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में बैट्स और बॉल्स की बात हो रही थी, तो यहां पे बात हो रही है ग्रेप्स की और एप्पल्स की। तो यहां पर जो तुम्हें लेट करना है कॉस्ट ऑफ 1 kg, पहले एप्पल की कॉस्ट लेट कर लो बी रुपीज एक्स, फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या है ग्रेप्स, इसकी कॉस्ट लेट कर लो। ये सब तुम लिख ही सकते हो यार 10th क्लास में, ये 2 लाइन जरूर लिखना एग्जाम में, ऐसे डायरेक्ट एक्स वाई मत छोड़ देना, पूरा स्टेटमेंट में लिखना होता है। अब जो सिचुएशन है तो 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट रुपीज एक्स है, तो 2 kg कितनी 2 से इंटू कर दिया। फिर 1 kg ग्रेप्स, वो तो y ही आएगा। पैसे कितने दिए 160। अब 1 मंथ के बाद क्या हो गया, 4 kg ग्रेप्स है तो कॉस्ट होगी इसकी 4x, एप्पल्स है, और 2 kg ग्रेप्स हैं तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 300। दैट्स ऑल। इस पेयर को आप सॉल्व करेंगे, उससे पहले देखेंगे सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। देखो यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 3y, पेंसिल की कॉस्ट x ले लेना, इरेजर की y लेना, एक एक की, ठीक है, और ये टोटल 9 रुपीज आ गया। हर फ्रेंड सोनाली वाज द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर एंड देन शी बॉट 4 पेंसिल्स, तो 4x इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इरेजर 6 लिए 6 वाज आ जाएगा इज इक्वल टू 18। तो यू कैन सॉल्व करने से पहले चेक जरूर करो ये पेयर कैसे सॉल्यूशंस दे रहा है। इज इट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, and she answered, the number of skirts is too less than twice the number of pants. तो यहां skirts और pants की बात हो रही है, तो पहले आप वो let कर लो। let number of, तो पहले है skirts, तो number of skirts be x and number of pants be y। ये लेट कर लिया। अब तुम इसकी इंग्लिश पकड़ो, क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो कि x है इज मतलब इक्वल टू लेस यानी माइनस करने, टू किस में से माइनस करने, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ये हो गया ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, टू लेस, ये आ गया टू लेस। तो भाई ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी पहली। दैट्स ऑल, आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड कंडीशन, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स फिर से आ गया सेकेंड केस x, दिस द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज मैंने इक्वल 4 लेस देन 4 टाइम्स, देखो 4 लेस माइनस करना है देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस 4 x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। बस इनको आगे सॉल्व करो, सॉल्व करने से पहले चेक कर लो कैसे सॉल्यूशंस हमारे आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6, रीड दिस स्टेटमेंट, हरी अप। क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls. Okay, my dear students, number of boys and number of girls को आपको लेट करना है, तो आप boys लेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ boys x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है y है, लेट कर लिया। अब यहां पर लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स, तो 10 स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स भी आ गई बॉयज भी आ गई, तो इसमें खुद ही आपको सोचना है कि पहली इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 10 आपको लिख लेना है। क्लियर हो गया? क्योंकि टोटल बच्चे हैं 10, तो दोनों बॉयज गर्ल्स की काउंटिंग को प्लस करेंगे तो 10 के बराबर बिठा देंगे। दूसरे से एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y 4 मोर मतलब 4 प्लस करने हैं किससे, देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं x, तो भाई ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड। तो भाई इस पेयर को तुम्हें सॉल्व करना है मेरे बच्चे, सॉल्व जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, पहले सॉल्यूशन चेक कीजिएगा कैसे आ रहे हैं, नो यूनिक इन्फिनाइट कैसे आ रही है, जरूर चेक कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर, ये तो काफी सिंपल है, 5x 7 पेन आ जाएगा 50 रुपए, 7 पेंसिल और 5 पेन्स, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 46। तो आगे तुम इनको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 more than twice its width is 36। यहां इंग्लिश में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि is 36 किसके लिए आया है, इस स्टेटमेंट के लिए आया है। half the perimeter of the rectangle is 36 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बीच वाला जो स्टेटमेंट है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ का कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो तुम्हें यहां लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर लेना है। तो मेरे बच्चे आप लेंथ लेट कर लो x, यूनिट जरूर लिखो क्योंकि इसमें यूनिट मेंशन है मीटर, और आप ब्रेड्थ को लेट कर लो y मीटर। अब पहले हम बात कर लेते हैं इतनी स्टेटमेंट की, क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, तो लेंथ क्या है x, 4 मोर देन इट्स विड्थ, सिंपली विड्थ, कुछ ट्वाइस वगैरह नहीं, ठीक है। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज नंबर 1। अब आ जाइए सेकंड पे, और सेकंड यहां से है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। तो हाफ द पेरीमीटर का मतलब हो गया ये हाफ, यहां लिखना है तुम्हें पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम, तो 2 लेंथ है 2 विड्थ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। तो हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 36, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे 2 2 यहीं से कैंसिल हो जाता है, तो x प्लस वाई आपका 36 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। बच्चे मेरे एक नंबर x ले लो, दूसरा नंबर y, और ब्रैकेट में आप लिख दो कि मैंने x को बड़ा नंबर माना हुआ है क्योंकि यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी है। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करता है, तो बड़े में से छोटा आपको माइनस करना है, 26 के इक्वल रखना है। दूसरी कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ऑफ कोर्स जो बड़ा नंबर होगा इज 3 टाइम्स द अदर, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो यू कैन सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो भी आपको सामने दिख रहा है, इसमें आपकी नॉलेज भी बहुत जरूरी है, प्रीवियस नॉलेज 9th में 8th में जो सब आपने पढ़ रखा है, यहां पर सप्लीमेंट्री वर्ड आ गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपको नहीं पता है, इक्वेशन तुम बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहली जो इक्वेशन तुमने यहां बनानी है वो सप्लीमेंट्री की नॉलेज बेस्ड ही है। तो क्या लिखा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मेरे बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। कई बार कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होगा तो जिनका सम 90 होता है, तो ये तुम्हें आना चाहिए, नॉलेज है ये। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो मैं बाद में देखूंगा लार्जर कौन है, पहले लिखा सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। अब बात करते हैं लार्जर ऑफ द 2, तो x को मैंने लार्जर मान लिया, तो x जो है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री के इक्वल आएगा। बस इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है, एक बड़ा एक छोटा, 18 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ऑफ कोर्स बड़े में से छोटा तो 18 डिग्री के बराबर ले लिया। तो सप्लीमेंट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है, क्रिकेट है, बैट्स और बॉल, ये हो गए 7 बैट्स की कॉस्ट, ये हो गई 6 बॉल्स की कॉस्ट, और ये हो गया ₹3800। शी बाइज 3 बैट्स, 3 मोर बैट्स, 5 बॉल्स इज इक्वल टू 1750। सॉल्व आपने आगे खुद करना है और इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल देनी। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप का आपको एग्जाम में आ सकता है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मेरे बच्चे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अभी मैंने रखे हैं सभी। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप फिक्स्ड चार्ज को लेट करेंगे, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, बी ₹x। अब मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, कैसे इसको आप समझे। लेट अस सपोज आप किसी ऑटो रिक्शा या कोई टैक्सी को हायर करते हैं, तो जैसे आपने उसको हायर किया तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप उसमें बैठ के डिस्टेंस ट्रेवल करें या नहीं करें, तो एक फिक्स चार्ज उस पर लगा हुआ है, वो आपको देना पड़ेगा। तो वो फिक्स चार्ज हमारा x हो गया।
उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो किलोमीटर के हिसाब से तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो इसलिए 1 किलोमीटर की हम कॉस्ट जो उसकी जो है हायर जितना भी करना है आपने, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं। तो आगे क्या लिखा है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस। तो आगे लिखो लेट चार्ज पर 1 किलोमीटर, कि अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो आपको रुपीज वाई देना पड़ेगा। तो ये हो गया सपोजिशन हमारी, मतलब लेट कर लिया जो भी हमने लेट करना था। अब हम इसकी इंग्लिश को समझेंगे और हम देखेंगे कैसे इक्वेशन बनेगी। ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सभी क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट ही होते हैं, कोई भी आ सकता है, तो मैं बोलता हूँ इसको ध्यान से समझना है। ऐसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, ध्यान से समझना, हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर आप चले तो कितने पैसे दिए, 105। अब देखो जब आप 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज था, तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया, 10 वाई। लेकिन जो आपने 101 रुपीज दिए वो सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल के नहीं है, उसमें फिक्स चार्ज ऑलरेडी एडेड है। 105 में फिक्स चार्ज ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए यहां पर तुम्हें x करना पड़ेगा प्लस। तो x प्लस 10y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x फिक्स चार्ज है, x फिक्स चार्ज है जो देना ही है, और इतने पैसे तुमने दिए 10 किलोमीटर और चलने के, तो टोटल अमाउंट जो तुम्हें दिया 105, मतलब फिक्स चार्ज इसमें इंक्लूड है 105 में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कह रहा है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। अब तुमने 155 दिया, फिक्स चार्ज तो ऑलरेडी दे रखे थे, और कितने चले 15 किलोमीटर, तो 15 बाई, दैट्स ऑल। इस पेयर को आपने सॉल्व करना है। और आगे जो क्वेश्चनिंग कर रखी है, बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, एक्स और वाई निकाल के आ जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम चाहे एपी की आए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, रियल नंबर्स की, किसी की भी वर्ड प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो आपका आंसर इंग्लिश में ही होना चाहिए। एंड में जो आपने आंसर लिखना है वो इंग्लिश में, उसको स्टेटमेंट में आपको आंसर दे के आना है। ऐसा नहीं x2 आ गया, y3 आ गया, चलो कहानी खत्म, नो नो, ऐसा मत करना। पूरा इंग्लिश में लिखना हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड प्रॉब्लम का आंसर। तो यहां पर भी उसने इंग्लिश में तो पूछा है, कह रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो जो तुम्हारा एक्स और वाई आएगा वो इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया। अब फर्दर देखो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, अब बच्चे बहुत सारे एक्स वाई निकाल के आ जाएंगे, थोड़ा बहुत है इसके लिए इंग्लिश, लेकिन ये छोड़ के आ जाते हैं कि आगे उसने क्या पूछ लिया था। तो देखो आगे क्या पूछा हुआ है, आगे क्या पूछा हुआ है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कि अगर वो 25 किलोमीटर चले तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, भाई इसका फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, और 25 किलोमीटर के हिसाब से 25 बाई और देना पड़ेगा। तो ये है टोटल 25 किलोमीटर की कॉस्ट। तो यहां पर जो तुमने एक्स और वाई निकाला होगा, यहां सब्स्टिट्यूट करके आंसर बनाना है। तो यहां पे 3 क्वेश्चन छुपे होंगे, फिक्स चार्ज भी निकालना है, चार्ज पर किलोमीटर जो वाई वो भी निकालना है, और यहां पर इसका भी वैल्यू को ढूंढना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्या क्या पूछा हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आगे बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले तो आपको न्यूमिनेटर लेट कर लेना होता है, और फिर आपको डिनोमिनेटर लेट कर लेना होता है, फिर आपने फ्रैक्शन बना देनी होती है। तो फ्रैक्शन तुम्हारी आ गई x अपॉन वाई। तो क्या लिखना है, लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। क्लियर हो गया? तो फ्रैक्शन तुमने लेट कर ली, अब क्या करना है, अब तुम्हें यहां पर कंडीशंस बनानी है। पहला क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, दैट्स ऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम यहां पे लीनियर इक्वेशन बना पाओगे। 9y इधर आ जाएगा, 18 में से 22 तुम माइनस कर लो, -4 आ गया। तो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब तुम न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो टोटल तुम्हारा बन जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 5/5 3 15, 6x 5/18 उधर जाएगा, 15 में से -3। तो अब तुम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो भी दो पेयर आए हैं, प्लीज बच्चे इसको कंप्लीट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, थोड़े बड़े नंबर है, दिक्कत ना आए आपको, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए। 5 years hence, एज वाला क्वेश्चन आ गया। 5 years hence, अब इस hence का क्या मतलब है? बाद की बात हो रही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो hence मतलब बाद में, जब पहले यार यहां देख लिया को विल लगा हुआ है, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, आगे 4 साल बाद की बात हो रही है। तो क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? बहुत सिंपल है, इसमें भी प्रेजेंट एज आपको दोनों की लेट करनी है। तो सबसे पहले जो जैकब है उसकी प्रेजेंट एज तुम एक्स लेट कर लो, और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो तुम वाई लेट कर लो, ठीक है? एक्स ईयर एंड वाई ईयर्स। अब हम बात करेंगे कंडीशन पे। 5 years हेंस, 5 years आफ्टर 5 years, हेंस मतलब आफ्टर 5। बोलो 5 years के बाद क्या हुआ था? जैकब विल बी 3 टाइम्स। अब जैकब की एज लिखनी है एक्स। अब बहुत से बच्चे प्रेजेंट एज लिख देते हैं, गलत है। अरे यार ऊपर हेडिंग क्या दी है? आफ्टर 5 years। तो भाई जैकब 5 साल बढ़ जाएगा ना, तो x प्लस 5, दिस इज जैकब एज। तो 5 साल बाद जैकब कितना होगा? जैकब कितना होगा अपने बेटे से? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 3 टाइम दैट इज सन। अब सन की भी प्रेजेंट एज मत लिखना, सन की भी एज आपको 5 साल बाद की लिखनी है, प्लस 5। तो यहां से तुम लीनियर इक्वेशन बना लोगे। x 3y इधर आ गया, 3y इधर आ गया, 15, 5 उधर गया, 10 आ गया फर्स्ट। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? जैकब एज 5 years एगो, 5 years एगो। तो 5 years एगो मतलब पहले की बात हो रही, पहले की बात हो रही, 5 years एगो पहले की बात हो रही। तो जैकब 5 साल पहले कितना था? x माइनस 5, प्रेजेंट एज से 5 माइनस कर देने। उसके बाद जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, तो ये जैकब की एज है, इट इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सन की भी 5 साल पहले की एज लिखनी। दैट्स ऑल, सिंप्लीफाई करना है। x माइनस 5 7/35, x माइनस 7/35 उधर जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। दिस इज नंबर 2। बस इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे सभी क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करना, तब जाके प्रॉपर नोट्स बनेंगे, और फाइनल में इन्हीं में से कुछ मिल जाएगा। अगर हटके कोई क्वेश्चन मिलेगा ना, सिमिलर टाइप होगा, इनसे इजी होगा, ठीक है? लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपने करने। लास्ट के क्वेश्चन बड़े प्यारे रखे हुए हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल है। बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, रेशो वगैरह दे रखा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। करते हैं इसको हम, है ना? देखो यहां पर स्टोरी क्या है। देयर आर 2 पर्सन्स, उनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है, यानी पहला बंदा जितने पैसे कमाता है, दूसरा बंदा भी जितने पैसे कमाता है, उनका टोटल इनकम का जो रेशो है वो 9:7 है। एक ज्यादा कमाता है, कम। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। फिर इनकम आ रही है तो खर्चा भी हो रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे रखा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000, भैया 2000 बचा लेते हैं पर मंथ दोनों ही। फाइंड देयर मंथली इनकम्स। तो जब भी आपके रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो मोस्टली आप क्या लेट करते हो? जैसे 2 नंबर अगर रेशो में 9:7, तो एक को आपको 9x, दूसरे को आप 7x ऐसे लेट कर लेते हो। सेम इसमें भी यही करना है। तो आपको यहां पे लिखना है लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी ₹9x, एंड देन इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी ₹7x। ये दोनों की इनकम आ गई। फिर आपको एक्सपेंडिचर लेट कर लेना है, एक्सपेंडिचर का भी रेशो दिया है। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन रेशो है 4:7, तो 4y में चला जाएगा। x नहीं लेना, x ऑलरेडी ले चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट पर्सन का, ये सेकंड का, कितना हो जाएगा? 3y। तो मेरे बच्चे अब आपको यहां पर ये 2000 कैसे एडजस्ट करना है? अब मेरी बात सुनो, आपने जितना पैसा कमाया उसमें से मानो कुछ खर्च कर दिया, तो बचा कितना? जितना कमाया और जितना खर्च किया दोनों को माइनस करना है, तो वो सेविंग हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी? 9x, और वो कितना खर्च कर रहा है? 4y। तो दोनों को माइनस कर देना है। तो ऐसे होगा क्या? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं, तो बचा हुआ पैसा यानी सेविंग जो कि 2000 है। ऐसे सेकंड पर्सन है, उसकी इनकम 7x है, बचा हुआ पैसा एक्सपेंडिचर 3y, तो बचा हुआ 2000। बस इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना है। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा है।
क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा कंप्लीट। 16th, अब आ गया डिजिट वाला क्वेश्चन। सर बड़ी कंफ्यूजन होती है सर डिजिट वाले क्वेश्चन में। मेरे बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ध्यान से समझो जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जितने भी ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें इनमें 3 स्टेप आपके फिक्स होते हैं। पहला, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको लेट करना, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको लेट करना, और फिर नंबर बनाना। अब बहुत से बच्चे सर नंबर कैसे बनाएंगे? मेरे बच्चे जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको नंबर बनाने के लिए बोला जाता था, जैसे 27 है, ये नंबर कैसे बना होगा? तो बचपन में आपको सिखाया जाता है कि जो वंस प्लेस पे होता है उसको 1 से इंटू करते हैं, वंस प्लेस वाले को 1 से इंटू होता है, और जो टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से इंटू हो रखा होता है, और इन दोनों को प्लस करते हैं फिर नंबर बन जाता है। देखो ये आ गया 20, ये आ गया 7, तो 27 नंबर बन गया। क्या बोला मैंने? टेंस प्लेस वाला 10 से इंटू होता है, वंस प्लेस वाला 1 से इंटू होता है, फिर उनको प्लस करते हैं वो नंबर बन जाता है। सेम चीज आपको यहाँ पे 3 लाइन लिखना है, 3 लाइन लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, जहां वंस प्लेस कोई भी आप पहले लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा डिजिट एट टेंस प्लेस भी x, जो टेंस प्लेस पे है उसको मैंने x मान लिया, एंड द डिजिट एट वंस प्लेस, जो वंस प्लेस पे है उसको मैंने y मान लिया। ये 2 चीजें लिखनी, फिर आपको नंबर बनाना, फिर आपको लिखना है देयरफॉर द नंबर, द लगा दो इसके साथ आर्टिकल, क्योंकि यहां पर इसी को हमने फाइंड करना है, जहां फिर रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हो। देयरफॉर द नंबर इज 10x प्लस y। अब बोलो कैसे लिखा मैंने 10x प्लस y? टेंस प्लेस पे x था, इसको 10 से इंटू करना है, वंस प्लेस पे y था, इसको 1 से इंटू किया, तो y इंटू 1 y ही होता है, तो इसको y लिखना है। तो ये तुम्हारा नंबर बन गया, इसे तुम्हें ढूंढना है। तो अब ये तुम कैसे ढूंढ पाओगे? जब तुम x और y निकालोगे। ये 3 लाइन तो तुम्हें लिखना ही है, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, देखो 3 लाइन लिख दिया। अब क्वेश्चन पढ़ के मैं इक्वेशंस बनाऊंगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। मेरे बच्चे जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें बोल रहा है ये वाला नंबर जो मेरे को चाहिए, और एक दूसरा नंबर है जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करता है। अब रिवर्स मतलब जैसे ये 27 लिखा है तो इसका रिवर्स क्या हो गया 72, यानी डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। तो अब जब मैं 72 लिखूंगा तो 7 से 10 इंटू हो रहा होगा 2 से 1, तो यहां पर भी जब मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, रिवर्स करूंगा इसके डिजिट्स को, तो 10 को नहीं छेड़ना आपने, 10 अपनी जगह रहेगा, y यहां पर आ जाएगा और x अकेला हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, दिस अ नंबर एंड दिस अ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो इन दोनों का जो सम है वो हमें दे रखा है कितना 66। तो यहां से तुम्हें लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी 10x x 11x 11y 66, दोनों से 11 कॉमन ले लो, यहां पे 6 आ गया। अब दूसरी कंडीशन, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां डिफरेंस दिया हुआ है, यहां डिफरेंस दिया हुआ है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पे 2 केस बनेंगे। अब क्योंकि ये पता नहीं कि डिजिट कौन सा बड़ा है, एक्स वाला के वाई वाला, तो इसलिए बच्चे यहाँ पे 2 केस बनाने होते हैं। तो जो सेकंड केस है मेरे बच्चे, उसमें तुम्हारे पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तो ये आएगा, या फिर जो तुम्हारी पहली वाली लाइन थी वो दूसरी, इधर ये भी हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा है मेरे को नहीं पता, ठीक है, आपको भी नहीं पता, तो इसलिए यहां पर 2 पेयर आपको सॉल्व करने होंगे। हो सकता है ऐसे 2 नंबर हो, मेरे बच्चे इसको भी आपने सॉल्व करना है। कुछ इनवैलिड चीज निकल रही हो, अगर x नेगेटिव आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, उसको छोड़ दो, फिर एक कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी, लेकिन सॉल्व आपको दोनों से करना है। क्लियर हो गया? तो यहां से एक्स वाई आएगा, यहां से एक्स वाई आएगा, दोनों वैलिड है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो फिर 2 नंबर ऐसे निकल जाएंगे। अगर आप ये 2 कंडीशंस नहीं करते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। डिफरेंस की बात यहां पे हो रही थी, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स, देखो ऐसा क्वेश्चन भी उसने इसी तरह से पूछा है, ऐसे कितने हो सकते हैं, तो 2 निकल जाएंगे यहां पर, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो सॉल्व आपने जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये बहुत इजी है, फ्रैक्शन वगैरह आप लेट कर लेंगे, x अपॉन वाई फ्रैक्शन है। तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। मेरे बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना आपने, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन,
इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को कुछ नहीं किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो ये 1/2 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो गया नंबर 2। बस इन दोनों पेयर को आपने, इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना। फिर से एज वाला आ गया। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज 3 times एज सोनू। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू नाउ? मेरे बच्चे, नूरी की प्रेजेंट एज x ईयर्स, सोनू की प्रेजेंट एज y ईयर्स। अब बात कर रहा है 5 years ago, ये सब आप लिख लोगे, मैं डायरेक्ट इक्वेशन आपको बताता हूं। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी की एज x माइनस 5 थी, और वो नूरी क्या थी? 3 times एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू 5 साल पहले ये थी। इसका लीनियर इक्वेशन अब आपको खुद बनाना है, सिंपल है। 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, व्हाट हैपेंड आफ्टर 10 years? नूरी क्या हुआ 10 साल बाद? 10 साल बाद इसकी एज हो गई x प्लस 10, नूरी की एज हो गई x प्लस 10, और वो सोनू के साथ कैसे कंपैरिजन कर रही है? ट्वाइस इज व्हाट? इज ट्वाइस एज सोनू इज y प्लस 10। इसका भी इक्वेशन बना लेना आप। दोनों पेयर बनेंगे, दोनों इक्वेशन बनेगी, पेयर बनेगा, उसको सॉल्व करना है। 19th डिजिट वाला क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, अभी अभी करवाया, आप इसको खुद भी कर सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये तो बहुत प्यारा है, ये तो बहुत प्यारा है। पहली कंडीशन तो बहुत सिंपल है, पहले तो जो टेंस प्लेस पे वो x है और जो वंस प्लेस पे वो y है, तो नंबर कितना हो गया? 10x प्लस y। अब मैं कंडीशन पहली वाली, द सम ऑफ द डिजिट्स, अच्छी बात है सम दिया हुआ, दो केस नहीं बने, डिफरेंस होता तो दो केस बन जाते। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स यानी उसके डिजिट्स का सम, x और y दो डिजिट्स हैं, टेंस वाला एक वंस वाला, दोनों का जो सम है इज इक्वल टू 9। also the 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम दिस नंबर यानी रिक्वायर्ड नंबर, 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits, यानी 10 अपनी जगह रहेगा, y और x को रिवर्स कर देना, बस यहां से लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। 90x 9y 20y 2x, ये 90 ये 2 उधर जाएगा, 88x आ जाएगा। ये 20 है, 9 इधर आएगा, हाँ 20 है, 9 इधर आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। y 11 इसको काट रहे हैं, यहाँ तो बड़ा प्यारा इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल टू 8, दैट्स ऑल। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेटर रहेगा, y की वैल्यू यहाँ डालो और सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट बनाओ। नंबर बच्चे आगे बना लेना। नेक्स्ट, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना वेंट टू अ बैंक, फिर क्या करती है? टू विदड्रॉ 2000 रुपीज निकलवाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसको 50 रुपए वाले और 100 रुपीज वाले नोट्स ही चाहिए सिर्फ, ठीक है। 20 वाला नहीं चाहिए, 10 वाला नहीं चाहिए, 1000 वाला नहीं चाहिए, उसको ₹50 वाले नोट्स चाहिए और 100, दो तरह के नोट्स चाहिए उसको। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, पहली कंडीशन तो हमारी यहां से बन गई, तो उसको 25 नोट्स टोटल मिले। कितने 50 वाले मिले, कितने 100 वाले मिले, ये नहीं पता। सबसे पहले आपको वही लेट करना है, क्या? लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपए वाले नोट x, फिर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ये आ गया y। x और y के आगे रुपीज मत लिखना, क्योंकि रुपीज नहीं, ये नंबर ऑफ नोट्स है। तो पहली कंडीशन हमारी बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो नोट्स हैं, चाहे वो 50 वाले हो 100 वाले हो, टोटल करेंगे तो 25 नोट उसके हाथ में आ गए, तो ये 25 आ गए। मीना गॉट 25 नोट्स, ओके। अच्छा, अब यहां पे दूसरी कंडीशन खुद दिमाग लगाना है कि उसने पैसे कितने निकलवा दें? 2000 रुपीज। तो अब मुझे बताओ 50 रुपीज वाले कितने नोट्स हैं? x नोट्स हैं। तो अगर मैं 50x लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि 50 रुपीज वाले जितने भी नोट्स हैं वो टोटल इतना पैसा बना रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पेन 5 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने के आते हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो एक नोट का कीमत है 50 रुपए, और उसको नंबर ऑफ नोट्स जितने वो हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल पैसा आ गया। 50 रुपए ने जितना पैसा जनरेट किया, मतलब 50 रुपए के काउंटिंग।
अब यहाँ पे 100 है, तो जब मैं 100 को y से इंटू करूंगा तो 100 रुपए वाले जितना पैसा बना रहे, ये 50 रुपीज वाले पैसा जितना बन रहा है, ये 100 वालों से जितना पैसा बन रहा है, दोनों को प्लस किया तो टोटल पैसा आ गया, और वो कितना था 2000। तो मेरे बच्चे यहां से तुम कॉमन ले सकते हो, जैसे 50 कॉमन है, यहाँ x आ गया, यहाँ पे 2y आ गया, 2000, तो 50 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो 2000 डिवाइड बाय 50, ये चला गया, एक जीरो चलेगी, 200 सर जी 40, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो मेरे बच्चे इस पेयर को और इस पेयर को सॉल्व करना है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी टैक्सी वाला क्वेश्चन है, फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। ये हमने दिया था बच्चों को मिड टर्म में, तो बहुत से बच्चों ने गलत किया था। गलत क्या किया था, यहां पर जो फिक्स चार्ज है ना, फिक्स चार्ज, वो फर्स्ट 3 डेज के लिए, ये बच्चा भूल जाता है, मतलब कई बार मिस हो जाता है, इसको अच्छे से रीड नहीं करते हो आप। तो यहां पर फिक्स चार्ज 3 डेज का है। अब जो उसने बुक रखी है वो कितने दिन की रखी है, 3 डेज पहले उसमें एडजस्ट कर लेने। आता समझ? तो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड देन एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। 3 दिन का एक फिक्स चार्ज मिलेगा, 4th डे 5th डे आगे फिर से डेज के लिए उसको रखनी है, तो एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा हर दिन के हिसाब से। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सबसे पहले तो आप लेट करो फिक्स चार्ज। अब ये फिक्स चार्ज आप पर डे का लेट कर ले तो अलग कहानी बनेगी, लेकिन अगर इकट्ठा ही 3 डेज का लोगे तो वो अच्छी बात है, थोड़ा सा इजी रहेगा। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। अब 3 डेज का फिक्स चार्ज आ गया ₹x। फिर लिखो एंड चार्ज पर डे, उसके बाद जो चार्ज लगेगा ₹y। अब सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी थी? हैं, सरिता पेड 27 फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए रखी थी ना। अब यहां समझना, टोटल 7। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 27। तो ये इक्वेशन तुम्हारा गलत हो चुका है, ये इक्वेशन जो है क्वेश्चन तुम्हारा गलत यहां पे हो जाएगा, क्योंकि तुम यहां पर इस x को पर डे का चार्ज समझ रहे हो, फिक्स चार्ज, जबकि ये 3 डेज का है। तो अगर ये 3 डेज का है तो तुम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए ये बचे गलत है। तो अब 3 डेज का फिक्स चार्ज आ गया x, इसको 3 से इंटू भी नहीं करना, क्योंकि x खुद ही 3 डेज का चार्ज है, तो इसको x ही लिखना आपने, प्लस अब तुम्हें यहां पर ये देखना है कि टोटल डेज कितने, 7, तो 3 दिन का चार्ज दे चुका है तो उसको 4 डेज का चार्ज दे, तो यहां पे 4y लिखना है इज इक्वल टू 27। तो ऐसे ही दूसरी कंडीशन है, वो 5 डेज के लिए रखती है सुशी एंड 21 रुपीज देती है, तो 5 डेज के लिए रखती है, तो यहां पर 3 डेज आगे हैं फिक्स चार्ज, तो 2 दिन बचे, 2 दिन के उसको पैसे देने पड़ेंगे 2y, और बना इसका पैसा कितना टोटल 21। तो मेरे बच्चे इस पेयर को तुम्हें सॉल्व कर लेना है। आई होप यू कैन सॉल्व इजिली। यहाँ पे आता था चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अब यहां पर भी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया है ना, ये बैट बॉल वाला ही है। तो दैट यू कैन डू फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बेंगलोर इफ वी बाय 2 tickets टू मलेश्वर एंड 3 tickets टू जशेदपुर, द टोटल रुपीज इज 46। देखो यहाँ टिकट्स की बात हो रही है, 2 tickets मलेश्वर टू फ्रॉम ए बस स्टैंड बेंगलोर इफ वी बाय 2 tickets टू मलेश्वर। तो मलेश्वर की जो कॉस्ट है ₹x रख लो, और जो येश्वर पता नहीं क्या लिखा है ये, इसको ₹y लिख लो। द टोटल कॉस्ट इज दिस। देखो 2 टिकट्स खरीदी, 2x रुपीज देना पड़ेगा मलेश्वर का, एंड जो शेनवरपुर की है 3 टिकट्स, तो 3y। तो टोटल पैसा कितना लग गया इसका 46। बड़ी सस्ती टिकट है ये, 46 में मिल रही है इसको। बट इफ बाय 3 टिकट्स फॉर मलेश्वर तो फिर से 3x लिखना है, एंड 5 टिकट्स शेदवर, तो ये आ गया 74।
इस पेयर को आपने सॉल्व कर लेना और फिर आगे निकाल देना, ये इजी है बहुत ज्यादा। 23, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has to taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she pays 2,000 rupees hostel charge, and whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees this is his hostel charge, find the fixed charge. तो यहाँ fixed charge आपको x select कर लेना है और charge per day y let कर लेना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फर्स्ट 3 डेज का फ्री है, जब फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है तो यहाँ पर एक ही दिन का फिक्स चार्ज है ना, एक दिन का ही मतलब फिक्स चार्ज है, खाना खाओ ना खाओ या ना खाओ फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। तो एक्स रुपीज तुम्हें देने पड़े मैस में, जब आप खाना खाओगे तो अलग से पैसे देने पड़ेंगे। अब खाना कितने दिन के लिए खाया ए वाले ने, तो नंबर ऑफ डेज टेकन, ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो भैया 20 दिन के लिए खाया, एक दिन का वाई था 20 दिन का आएगा, तो पैसे कितने देने पड़े इसको देने पड़े 1000। अब बी ने कितना खाना खाया, बी ने ही टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो 26 डेज के पैसे एक फिक्स चार्ज आ गए, तो टोटल कॉस्ट आपकी बन गई 1180। दैट्स ऑल। इस पेयर को आगे आपने सॉल्व करना है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये बच्चे आप कर लेना यार, है ना, इक्वेशन बना के थोड़ी दे देता हूँ आपको। फ्रैक्शन बन जाती है 1/3 क्या करने से, इफ 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर में से 1 नहीं सॉरी, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट बिकम्स 1/4। अच्छा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, इसका आपने एक इक्वेशन बनाना है। दूसरा, एंड इट बिकम्स 1/4, और वो 1/4 बन जाएगी, वो फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगी व्हेन 8 इज एडेड, जब हम 8 ऐड करेंगे कहाँ, टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है। दैट्स ऑल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लीनियर इक्वेशन बना लेना, पेयर बन जाएगा, फ्रैक्शन ढूंढ लेना। 25 क्वेश्चन, इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ी कंफ्यूजन होती है बट आप ध्यान से इसे करें। क्या लिखा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर राइट और रॉन्ग की बात हो रही है, तो आप लेट करेंगे नंबर ऑफ राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। करेक्ट आंसर्स कितने दे रहा है, एक्स लेट कर लो, और फिर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने दे रहा है, जो गलत है वो वायलेट कर लो। अब बात करते हैं कि कंडीशन की, कितने उसको मार्क्स मिले 40, करेक्ट कितने दिए थे, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर है, तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको, तो उसने कितने करेक्ट दिए, एक्स, एक करेक्ट का 3 मार्क्स हैं, तो एक्स आंसर करेक्ट दिए, तो 3x मार्क्स उसके यहां से बन गए, लेकिन कुछ मार्क्स उसके लूज हो जाएंगे क्योंकि इनकरेक्ट भी उसने दिए, और इनकरेक्ट पर एक डिडक्ट होता है, तो 1 इंटू वाई आ जाएगा, माइनस करना है इसमें, ठीक है। ये टोटल मार्क्स बने, इनकरेक्ट की वजह से कुछ मार्क्स नेगेटिव मार्किंग थी, मार्क्स उसके कम हो गए, टोटल मार्क्स उसके आए थे 40। ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट के, 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट के, और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं इनकरेक्ट के, तो ये आ गए 2y, और कितने मार्क्स उसको टोटल मिल गए 50। रिड्यूस कर लेना इक्वेशन थोड़ी सी, दैट्स ऑल। दोनों पेयर को आपने आगे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26। अब ये क्वेश्चन मैं बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को समझाता हूं, कई बच्चे इसको बहुत डिफिकल्ट, लेंथी, कंफ्यूजिंग कर देते हैं। मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको फाइनल में आ सकता है। आपको इसमें एक डायग्राम की हेल्प लेना है, जो डिस्टेंस वगैरह दे रखा है, बड़े आराम से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट एंड ऑन हाईवे वन कैन स्टार्ट फ्रॉम ए, one car start from A and another from B at the same time if the cars travel in the same direction। तो ये पहली कंडीशन है कि अगर वो सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये आगे को जा रही है, दूसरी भी उसके पीछे पीछे साथ को चल रही है, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। ठीक है, देखो डिफरेंट स्पीड है, तो एक फास्ट चल रही है, एक स्लो चल रही है, 5 घंटे बाद मिल जाती है, वो 5 घंटे बाद मिल जाती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम की बात भी हो रही है, स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अब टुवर्ड्स ईच अदर मतलब आमने सामने आ रही, ऐसे आमने सामने आ रही, आमने सामने आ रही, तो अगर वो आमने सामने आ रही है टुवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर, बहुत जल्दी मिल जाएंगी 1 घंटे में। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार। तो मेरे बच्चे पहले आपने स्पीड लेट करनी है, तो जो कार ए
थी, जहाँ जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड आप लेट कर लो, उसकी स्पीड लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड लेट कर लो y किलोमीटर पर आवर। कर ली? इक्वेशन बड़ी आसानी से बन जाएगी, ध्यान से समझो। केस वन, केस वन में क्या लूंगा, मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं, यहां मैं आपको चित्र बना के दिखा रहा हूं। देखो ये है हमारा ए बी डिस्टेंस जो ऑलरेडी हमें गिवन है, इट इज 100 किलोमीटर। ये चित्र आप बनाइए, इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बनाइए। उसके बाद दोनों कार स्टार्ट होती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। ये भी इसी डायरेक्शन में चलती है और ये भी इसी डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में इधर जा रही, और दोनों 5 घंटे के बाद मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स वो इस रोड पे चल रही है, इस हाईवे पे चल रही है, तो आगे भी हाईवे है, तो वो सी पॉइंट पे जाके मिल जाती है, तो सी इज अ मीटिंग पॉइंट। तो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वही डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम्हें यहां पर क्या लिखना है कि सर मुझे डायग्राम में दिख रहा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यही दिख रहा है ना डायग्राम में आपको, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी मैंने 3 तरह के डिस्टेंसेस लिख दिए। तो भाई हमें स्पीड लेट कर ली, टाइम हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हम ये वाले निकाल लेंगे। तो 3 में से 2, एक डिस्टेंस तो मुझे पहले से पता है, जैसे ए बी है ये 100 है, इसको 100 लिख लेना है। बीसी डिस्टेंस आपको ये समझना है कि जो बीसी है ये दोनों कार ने ट्रेवल किया है, लेकिन जो बीसी है ये कार बी का टोटल डिस्टेंस है। बीसी, बी कार यहां से स्टार्ट हुई, सी पे जाके मिल गई, तो ये बीसी कार बी का टोटल डिस्टेंस है। तो इसका फिर टोटल ये डिस्टेंस है, तो आप वो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? अब कार बी की स्पीड कितनी है y, और कितना टाइम लगा उसको सी तक पहुंचने में, 5 घंटे लिखा हुआ है, 5 घंटे में मिल जाती है। तो भाई स्पीड y है, टाइम 5 घंटे है, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए स्पीड इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला था डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इसकी y है, टाइम इसका y 5 है, 5 इंटू वाई। तो मेरे बच्चे जो BC है वो 5y आ जाएगा, ये किया मैंने स्पीड इंटू टाइम। अब AC है, AC क्या है? AC इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार A। जो कार A पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो AC है, तो उसका डिस्टेंस भी तुम निकाल सकते हो। उसकी स्पीड x है और टाइम, टाइम तो सेम है 5 घंटे, तो भाई यहां पर आ गया 5x, ये स्पीड है ये टाइम है। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन भी गई। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चित्र बनाइए, ये डिस्टेंस लिखिए और फॉर्मूले लगा दीजिए। अब सब में 5 कॉमन है, यहां से 20 बचेगा, यहां y बचेगा और यहां पे x बचेगा। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेम सिचुएशन आपको दूसरी वाली करनी है, उसमें भी इसी डायग्राम की आपको मदद लेनी। देखो दूसरी डायग्राम कैसे बनानी। अब तुम्हारा ये ए बी डिस्टेंस है, ये 100 किलोमीटर है। अब दोनों जो कार हैं आमने सामने आ रही हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, आमने सामने आ रही हैं। अब मानो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल जाती हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं फिर से, जहां फिर कोई नाम चेंज करना है तो डी नाम रख लो, इसका नाम डी रख लेते हैं। अब जो तुम डायग्राम में देख पा रहे हो वो लिखो। हम देख पा रहे हैं एडी प्लस डीबी, हम देख पा रहे हैं एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू व्हाट? एबी। तो अब मुझे बताओ एडी किसका डिस्टेंस है? ये एडी, ये कार ए का डिस्टेंस है, तो स्पीड इंटू टाइम लगेगा। स्पीड इसकी x है, टाइम इसका 1 है क्योंकि 1 घंटे में मिल जाती है। ये BD किसका डिस्टेंस है? ये कार B का है, स्पीड इसकी y है, टाइम इसका 1 है, और AB कितना है? 100 है। तो भाई यहां तुम्हारा इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आई होप अब आप इस पेयर को सॉल्व कर सकते हो। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मेरे बच्चे इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जैसे मैंने इतनी आसानी के साथ इक्वेशंस बना दी हैं, ऐसे आपको डायग्राम की हेल्प लेनी है और इतनी आसानी से तुम्हें एग्जाम में बनाना है। टीचर खुश हो जाएगा आपका चेकर जो होगा, ठीक है। 27th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अरे कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट्स, क्या करने से घटता है? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को 5 कम कर दो और विड्थ को इंक्रीज कर दो 3 यूनिट्स। ठीक है जी, मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को अगर 3 यूनिट बढ़ा देते हैं और विड्थ को भी बढ़ा देते हैं 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अरे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लेट करो यार, लेंथ कितनी लेनी, लेट लेंथ भी x यूनिट्स और ब्रेड्थ भी y यूनिट्स, लेट कर ली। अब आप क्या करो, जो कंडीशन है वो लिख दीजिए। केस 1,
अब देखो केस 1 में क्या होगा, न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ न्यू एरिया। ठीक, अब देखिए जैसे आपने ये लेंथ ब्रेड्थ लिखा तो इसका एरिया निकाल के रख लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स लिख लिया। अब बताइए केस 1 में आपने किया क्या था, आपने किया था लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। तो भाई ये लेंथ है, इसको 5 यूनिट कम कर दीजिए, ये न्यू लेंथ हो गई। इसको न्यू ब्रेड्थ से इनटू कर दीजिए। अब न्यू ब्रेड्थ कितनी है सर जी, ब्रेड्थ को हमने किया था इंक्रीज 3 यूनिट, तो इसमें 3 यूनिट बढ़ा दीजिए। तो किसके बराबर रहेगा ये लेंथ एंड ब्रेड्थ, किसके बराबर रहेगा, न्यू एरिया। अब पुराना वाला एरिया कितना है, एक्स वाई। अब न्यू एरिया कितना होगा, पुराने वाले से एडजस्ट करना है, वहां लिखा हुआ है क्या, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ये पुराने वाले में से 9 कम कर देना। न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ न्यू एरिया, बस इसको तो मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई कट जाएगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई 3x माइनस 5y, 5 दिए 15, एक्स वाई माइनस 9, एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y, ये माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y, 15 में से 9 गया 6। तो ये भाई तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेम तुम्हें सेकंड केस में करना है, जो भी कंडीशन दे रखी है। बोलो केस 2 में क्या दे रखा है, चेक करो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, लो भाई लेंथ 3 यूनिट हो गई, न्यू लेंथ न्यू ब्रेड्थ देखो, ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को बढ़ा देना है, एरिया बढ़ जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया था। बस आप इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कट जाएगा, 2x 3y, ये तो जाएगा 67 में से 6 जाएगा, 61 बचेगा। बच्चे पेयर को सॉल्व जरूर कीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके आंसर्स जो है एकदम परफेक्टली आप मैच करवाएंगे। ठीक है, अब ये आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो काफी इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी काफी इंटरेस्टिंग था जो भी बताया, लेकिन अभी के जो क्वेश्चंस हैं इनमें कंफ्यूजन होती है, तो मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, बहुत प्यारे हैं। देखो, एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। तो पहले तो एनी की प्रेजेंट एज लेट करो, यहां पर बिफोर या पास्ट की बात नहीं, यहां पर 4 बंदे आ गए। ठीक है, तो फिलहाल प्रेजेंट एज ऑफ एनी हम लेट कर रहे हैं x इयर्स, और दूसरी इसकी फ्रेंड है बीजू, बीजू की प्रेजेंट एज आ गई y इयर्स, दोनों की लेट कर ली। अब यहां पे लिखा है एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिफरेंस आ गया ना। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट वी डोंट नो, इसलिए यहां पर फर्स्ट कंडीशन से ही तुम्हें 2 केस दिख जाएंगे। यानी अगर एनी बड़ी है तो तुम लिखोगे x माइनस वाई इक्वल टू 3, फिर दूसरा अगर बीजू बड़ी है तो तुम लिखोगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। दोनों ये वाले दोनों पेयर को सॉल्व नहीं करना आपने, यहां से इनको नहीं सॉल्व करना, इसको आपने दूसरे पेयर के साथ सॉल्व करना है जो बनेगा अभी दूसरी इक्वेशन के साथ। अब वो दूसरी कंडीशन कैसे बनेगी, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन के 2 केस आ गए, सब केसेस। अब देखो क्या कह रहा है, एनीज फादर धर्म, एनी के पिताजी धर्म, ऑफ कोर्स एनी से बड़े होंगे वो, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो धर्म की एज तुम अब यहां पे लिख सकते हो, धर्म्स एज। ठीक है, आप एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, धर्म एज कितनी होगी, तो अपनी बेटी से वो कितना है, ट्वाइस है, तो धर्म की एज आ गई 2x इयर्स। क्लियर हो गया। अब दूसरा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, जो बीजू की एज है वो डबल है कैथी की एज से, कैथी भी अब आ गई उसकी बहन, तो कैथी कितनी हुई, कैथी की एज कितनी हुई, हाफ ऑफ बीजू। ठीक है, तो कैथी की एज निकल रही है यहां पर, कैथीज एज निकल रही है हाफ ऑफ बीजू, क्योंकि बीजू की एज हमें पता है कितनी, वो हमने लेट कर रखी y इयर्स। तो यहां हमने धर्म की एज भी निकाली, कैथी की एज भी निकाली। अब धर्म और कैथी की एज में रिलेशन दिया हुआ है यहां पर, पढ़ो यहां पर, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। अब तुम्हें यहां ये नहीं सोचना कि डिफरेंस दिए तो 2 केस ले, इस सिचुएशन में इट इज अंडरस्टूड जो धर्म है वो बड़ा है, कैथी से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे धर्म की एज में से कैथी की एज को तुम्हें माइनस करना है, तो तुम्हें आएगा 2x हाफ y इज इक्वल टू 30, दैट्स ऑल। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ये 4x माइनस वाई आ जाएगा, जो 2 एलसीएम आएगा उधर जाएगा 60 बन जाएगा। ये है तुम्हारी थर्ड। तो तुम्हें सॉल्व करना है फर्स्ट और 3 को
वो तुम्हें सॉल्व करना है सेकंड और 3 को, ठीक है। तो दोनों पेयर आपने सॉल्व करने, ये याद रखिएगा, एक करोगे गए काम से। 29 काफी इंटरेस्टिंग। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। भाई दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं आपस में, तो दोनों के पास कुछ पैसे आ गए हैं कहीं से, है ना। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास जो पैसे हैं रुपीज एक्स मान लो, और जो सेकंड फ्रेंड के पास पैसे हैं रुपीज वाई मान लो। दोनों के पास जितने जितने पैसे हैं हमने लेट कर लिए, क्लियर हो गया। अब हम सिचुएशन पे आते हैं। गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। यानी पहला दोस्त बोल रहा है तुम मुझे 100 रुपीज दे दो, चलो इसको 100 रुपीज दे दो, लो 100 रुपीज आ गए किसके पास, फर्स्ट फ्रेंड के पास। क्या हो जाएगा, आई शैल बिकम ट्वाइस, मैं डबल अमीर हो जाऊंगा, किससे, तुमसे। तुमसे मतलब दूसरे दोस्त से। तो दूसरा दोस्त क्या है, वाई। वाई नहीं लिखना क्योंकि दूसरे दोस्त ने 100 रुपीज दिए, तो इसमें से 100 तुम्हें माइनस करना है। पहली क्वेश्चन बन भी गई, सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखो, इफ यू गिव मी 10, कह रहा है कि अगर तुम मुझे, अदर रिप्लाईज, दूसरा दोस्त कहता है इफ यू गिव मी 10, तो अब जो दूसरा दोस्त है उसके पास वाई है, उसको 10 रुपए मिलेंगे पहले दोस्त से। दूसरे दोस्त को 10 रुपए मिले तो 10 मैंने ऐड कर दी। आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच, तो 6 टाइम, तो पहले दोस्त ने 10 रुपए दिए तो उसको माइनस करना है। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई आ सकता है। सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है, जो इंग्लिश में लिखा होता है, जो इंग्लिश में लिखा होता है उसको तुमने मैथमेटिकली बस कन्वर्ट करना होता है। एक्स वाई जो लेट किया है वहीं से सब बन जाता है, इंग्लिश को मैथ्स में लिखना है, यही कला तुम्हें यहां मैं सिखा रहा हूं। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्टली जो स्पीड टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम टाइम निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस से तुम्हें इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस इसमें बदल नहीं रहा, डिस्टेंस फिक्स है, उस हिसाब से हम यहाँ सिचुएशन चलाएंगे। मेरे बच्चे, ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। एक बार उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ाई तो समय कम लगेगा, तो 2 घंटे कम लगे, देन द शेड्यूल टाइम। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, अगर उसकी स्पीड को कम करें ऑफ कोर्स फिर टाइम ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटे ज्यादा लगे। अब बताइए डिस्टेंस कितना है टोटल। तो मेरे बच्चे यहां पर आपको क्या लेट करना है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्पीड का फॉर्मूला आता है आपको, यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये साइड में लिख लिया करो। तो डिस्टेंस हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस पे चल रहा है, तो डिस्टेंस को आपने लेट नहीं करना है, आपने स्पीड को लेट करना है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, और फिर आपको टाइम लेट करना है, लेट टाइम टेकन, ये है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। और टाइम टेकन जो एक्चुअल है वो है वाई आवर्स, ठीक है, इट इज किलोमीटर पर आवर, इट इज वाई आवर्स। ये हमारा एक्चुअल स्पीड, ये हमारा एक्चुअल टाइम। तो डिस्टेंस यहां से निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड एक्स है, टाइम ये है, तो ये डिस्टेंस आ गया। 3 लाइन आपको ये लिखनी है। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, केस 1 देखो। अब बोलो केस 1 में क्या हुआ था, केस 1 में स्पीड को बढ़ा दिया गया, 10 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा दिया गया, बढ़ा दो यहां स्पीड को। अब स्पीड आपने लेट की एक्स, तो 10 किलोमीटर बढ़ा दी, तो टाइम को क्या हुआ था, टाइम कम लगा, स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगा, कितना, 2 घंटे। तो टाइम पहले वाई लग रहा था, अब 2 घंटे कम लगा। तो दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम, न्यू स्पीड न्यू टाइम इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस, क्योंकि ये स्पीड इनटू टाइम है, तो डिस्टेंस। तो क्या न्यू डिस्टेंस, नो 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 नो, ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन नहीं है वैसा ही है, बट रेक्टेंगल का एरिया वहां बदल रहा था, यहां डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। न्यू स्पीड न्यू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहां पे फिक्स्ड है, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल के रखा हुआ, दैट्स ऑल। तो यहां से तुम्हें इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये कितना आ गया, एक्स वाई प्लस 10y
-2x - 20 इज इक्वल टू एक्स वाई तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन तुम्हारी बन गई 10y - 2x इज इक्वल टू 20। इसको रिड्यूस कर लीजिएगा 2 कॉमन लेके। अब देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, स्पीड को आपने डिक्रीज किया, कितना कम किया, 10 किलोमीटर। ये लो स्पीड कम कर दी, समय ज्यादा लगा, कितना 3 आवर्स, तो लोगों 3 घंटे समय ज्यादा लग गया। डिस्टेंस बदलेगा नहीं, डिस्टेंस एक्स वाई आ जाएगा, दैट्स ऑल, जस्ट ठीक है। मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई 3x 10y 30 इज इक्वल टू एक्स वाई कट जाएगा, 3x - 10y 30 उधर ले जाओ। तो मेरे बच्चे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई मिस्टेक अगर मुझसे हो जाए तो प्लीज उसको करेक्ट कर लिया कीजिए, बट कोशिश करता हूं कि कोई मिस्टेक हमसे ना हो। 31, the students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more than the number of students in a row. मेरे बच्चे, आपके स्कूल में असेंबली चलती है, ठीक है। आपके स्कूल में असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली में आप खड़े रहते हो। मैं बोलूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करो, और हर एक रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो कैसे काउंट करोगे? तो आप एक फर्स्ट रो में या किसी भी रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर लोगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मतलब हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है, तो किसी एक रो के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप काउंट कर लोगे। फिर क्या करोगे, जितनी भी रोज हैं उनको काउंट करोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे थोड़े करोगे हर एक रो में कितने बच्चे हैं तुम एक एक करके काउंटिंग करोगे, नो नो नो, मैथमेटिकली सोचो ना, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। वो हमने मानो x लेट कर लिए और नंबर ऑफ रोज है y लेट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे बच्चे यही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहना है। तो यहां पर रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो आपको यहां पे लेट करना है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में जो स्टूडेंट्स हैं वो x हैं, और फिर लेट करो नंबर ऑफ रोज वो कितनी है, y है। फिर तुम्हें टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। स्टार्ट को यहां से करना है, तो टोटल स्टूडेंट्स है एक्स वाई। क्लियर हो गया, ये है तुम्हारा फर्स्ट। अब तुम यहां पे कंडीशन पढ़ो, केस 1। बोलो केस 1 क्या चल रहा है, केस 1 क्या चल रहा है, आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। देखो मेरे बच्चे, x स्टूडेंट्स हैं एक रो में, तो इसमें 3 स्टूडेंट्स को बढ़ाना है, तो मैंने 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए। उससे रोज में क्या चेंज आएगा, रोज में क्या चेंज आएगा, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगी। तो मेरे बच्चे पहले रोज y थी तो एक रो कम हो गई, तो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ रोज हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले लिया है, तो निकलेगा क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो तो फिक्स है, वो थोड़े बदलेंगे, वो एक्स वाई रहेगा। मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेना। केस 2, दूसरी बार क्या किया, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अब 3 बच्चे कम कर दी, 3 बच्चे कम कर दी, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 बच्चे कम कर दी, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज एक्स्ट्रा बन गई, तो भाई ये रोज में 2 प्लस कर दिया। फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये नंबर ऑफ रोज है, टोटल क्या मिलेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो तो नहीं बदलेंगे, वो तो एक्स वाई रहेगा, दैट्स ऑल। इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेना। तो जो 2 इक्वेशन आएंगे उसको सॉल्व करना है, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा ज्योमेट्री वाला पार्ट है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। एंगल्स वगैरह दिए रखे हैं, रिलेशन दे रखा है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहां पे सबसे पहले आप लिखें एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। उसके बाद आप कुछ ना करें, उसके बाद आप कुछ ना करें, उसके बाद आप कुछ ना करें, आप ये देखें, आप ये देखें, कोई रिलेशन मेरे को दे रखा है, तो आप देखें एंगल सी किसके बराबर है, 3 टाइम एंगल बी। एंगल सी को हटा दो, अलग अलग तरीके हैं जो माइंड में उस टाइम कर लो, बस रिप्लेसिंग करनी है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। तो एंगल जो सी है वो 3 टाइम एंगल बी है, तो इस एंगल सी की जगह मैंने लिख लिया 3 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास ये बन गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
एक्स वाई में नहीं, इसको ए बी में ही रखना है, ये हो गई फर्स्ट। दूसरा यहाँ पे कंडीशन हम बनाएंगे, और जैसे हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल बी। तो ये इक्वेशन भी मैंने ए बी में रखी है, ये इक्वेशन भी मैंने ए बी में रखी है। अब तुम यहां से ए निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, नहीं तो आप इसका पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल बी 3 टाइम एंगल बी, इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ये उधर जाएगा तो इट इज बी। तो भैया अब तुम बी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो जहां तो तुम ए सी में चले जाओ, जहां बी सी में चले जाओ, जहां फिर ए और बी में चले जाओगे। तो आई होप आप ऐसे बना के इक्वेशन देन यू कैन सॉल्व। तो अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम आपके सामने है, नॉलेज बेस्ड है। अगर आपको ये पता नहीं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि टोटली नॉलेज बेस्ड है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का नॉलेज क्या होता है, तो इसका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में हम 9th में पढ़ते हो। इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। बस आपको ये स्टार्टिंग में रीजन लिखना है और अपोजिट एंगल्स दिए हुए उनको प्लस करना है, और 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे। तो दैट यू कैन राइट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3y - 5 ये वाला, और फिर इसके अपोजिट है डी एंगल -7x + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंप्लीफाई कर देना बस, इसको लीनियर इक्वेशन यहां से बनेगी, और दूसरी लीनियर इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4y/24x। बच्चे अब लीनियर इक्वेशन इसकी बना लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर 33 क्वेश्चंस। देखो मैंने इक्वेशंस बना के आपको दे दी, मैं अपने एंड से जितना हो रहा है आपके लिए कर रहा हूं। अब आपका काम है इस सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन आज हमारा एकदम कंप्लीट है। जितना भी कंटेंट मैंने लीनियर इक्वेशन का आपको दिया है, अगर आप वो परफेक्ट कर लेते हैं, इसके जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 5 to 6 मार्क्स 100% आपके वो सिक्योर है। तो यहां पर हमारे अब सिर्फ 3 चैप्टर बचे हैं, सर्कल, ट्राइंगल एंड प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको बोला मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा, रीजन एक सब्जेक्ट को 24 आवर्स पढ़ते रहें तो बोरियत आ जाती है। तो इसलिए बीच में जब भी आप ब्रेक लें फ्रेश होने के लिए, मैथ्स को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो मैथ्स साथ साथ में चलाएं, क्योंकि लास्ट एग्जाम है, आपका लॉस हो सकता है, आपको भूल सकते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैथ्स के टच में बने रहें, जैसे मैं आपके टच में बना हुआ हूं। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।